दोस्तों मैं विवेक मिश्रा स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पेपरलेस नॉलेज में। तो आज है 8 अगस्त और आज हम लोग बात करेंगे आज के टॉप 10 करंट अफेयर्स क्वेश्चंस के बारे में। वीडियो को एकदम ध्यान से अंत तक देखिएगा क्योंकि हम लोग इसी से कुछ क्वेश्चंस पर चर्चा भी करते हैं जिसका आंसर आपको हमारे कमेंट बॉक्स में जाके देना होता है। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें, बगल में दिए हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे कि आपको हर वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन टाइमली मिल सके। वहीं अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहें तो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इसका लिंक हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहां से जाके आप डेली की PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं आज के क्वेश्चंस की। तो आज का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आपसे पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था, मारुति सुजुकी को 17 साल बाद किसी तिमाही में कितने करोड़ रुपए का घाटा हुआ। किसी तिमाही की बात की जा रही है यहाँ पे। किसी तिमाही का मतलब साल भर में जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, बैंकिंग सेक्टर है, उसमें क्वार्टर का उनका जो है मंथ क्लोजिंग चलता है, तो उसके लिए जो है यहाँ पे तिमाही की बात की जा रही है। तिमाही का मतलब एक क्वार्टर, ठीक है। तो यहाँ पे मारुति सुजुकी को 17 साल बाद किस क्वार्टर के एंड में कितने करोड़ रुपए का घाटा हुआ, इस तरीके से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों में जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, 268.03 करोड़, 268.03 करोड़ रुपए का वहाँ पे मारुति सुजुकी को 17 साल बाद किसी तिमाही में घाटा हुआ है। तो अपने आंसर से इसे मिला लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आयरलैंड के जिस पूर्व राजनीतिज्ञ और नोबेल पुरस्कार विजेता का हाल ही में निधन हो गया, उनका नाम पूछा गया है आपसे यहाँ पे। तो 4 ऑप्शन यहाँ भी दिए गए हैं, इनमें जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, जॉन ह्यूम। तो जॉन ह्यूम का अभी हाल ही में निधन हो गया है, जो कि नोबेल पुरस्कार विजेता रह चुके हैं और ये आयरलैंड के पूर्व राजनीतिज्ञ भी रह चुके थे। तो अपने आंसर से इसे भी मिला लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा भारतीय बैंक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित बहुभाषी वॉइस बॉट AXAA लॉन्च करने जा रहा है। तो यहाँ पे एक्सा के बारे में बात किया जा रहा है, किस बैंक द्वारा लॉन्च किया जा रहा है ये। 4 ऑप्शन यहाँ पे आपके दिए गए हैं, चारों में जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, एक्सिस बैंक। तो एक्सिस बैंक द्वारा ये लॉन्च किया जा रहा है। एक्सिस बैंक के इस समय MD और CEO कौन है, अमिताभ चौधरी जी हैं, ठीक है। तो आपको फिर से बता दूं कि भारत का यह जो है एक निजी क्षेत्र का बैंक है जिसे हम एक्सिस बैंक के नाम से जानते हैं, और एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित बहुभाषी वॉइस बॉट एक्सा लॉन्च करने यह जा रहा है। बैंक ने इसके संबंध में एक बेंगलुरु स्टार्टअप वर्नाकुलर AI के साथ साझेदारी की है। किसके साथ? बेंगलुरु स्टार्टअप वर्नाकुलर AI के साथ साझेदारी की है, और इस साझेदारी का उद्देश्य AI आधारित वॉयस सॉल्यूशंस को ऑप्टिमाइज करना और मानव जैसे संवादों के माध्यम से ग्राहक इंटरेक्शन को स्वचालित करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा 44 लाख टन से अधिक खाद्यान्न किस योजना के तहत प्राप्त किया गया। यहाँ पे किस योजना के तहत, मतलब योजना के बारे में पूछा गया है कि वह कौन सी योजना है जिसके तहत 44 लाख टन से भी अधिक खाद्यान्न प्राप्त किया गया है। 4 ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे, चारों में जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। यहाँ पे 2 लिखा है आगे, मतलब दूसरे संस्करण, ठीक है। तो ये योजना भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गई एक योजना है जिसके तहत जो है 44 लाख टन से भी अधिक खाद्यान्न प्राप्त किया गया है। तो यहाँ पे आपको बता दें कि केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने अभी इसका बयान जारी किया है और जिसमें उन्होंने ये सब बताया है कि उसमें 44 लाख टन से भी अधिक खाद्यान्न उठाया गया है राज्यों द्वारा और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा, और खाद्यान्न को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना पार्ट 2 मतलब कि दूसरे संस्करण के तहत लिया गया है। इस योजना के तहत लगभग 81 करोड़ लाभार्थी हैं और जो इनमें जो है 201 टन अनाज वितरित किया जाएगा, मतलब कि 81 करोड़ लाभार्थियों में 201 टन अनाज वितरित किया जाना है, और यह योजना 1 जुलाई से लागू हुई है और नवंबर 2020 तक ये लागू रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा,
किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने एक नया फाइल साझाकरण फीचर नियर शेयर लॉन्च किया? नियर शेयर के बारे में पूछा जा रहा है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। इन चारों में जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, गूगल। तो गूगल के बारे में आपने सुना ही होगा। तो गूगल ने अपने एंड्रॉयड उपयोगकर्ताओं के लिए नियर शेयर नाम का एक फाइल साझाकरण सुविधा लॉन्च की है, और इस सुविधा का उपयोग करते हुए उपयोगकर्ताओं और सामग्री को बिना किसी सीमा के अन्य लोगों के साथ साझा कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि एंड्रॉयड फ़ोन में ब्लूटूथ और शेयर इट अभी चल चल रहा था, जो कि चीनी ऐप था, अब तो उसे भारत में प्रतिबंध कर दिया गया है। उसी तरीके से ये भी आपका इसमें जो है गूगल ने एक अपने फीचर्स दिया है अपने एंड्रॉयड उपयोगकर्ताओं के लिए, जो कि बिना किसी उपयोगकर्ता के ही ये अपने एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन में साझा कर सकते हैं। और उसके साथ ही साथ आपको ये बता दें कि यह फाइल स्थानांतरित करने के लिए वाईफाई का उपयोग भी कर सकते हैं, और यह ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में एक विश्वसनीय और तेज़ कनेक्शन बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 5 अगस्त को किन केंद्र शासित प्रदेशों के गठन की पहली वर्षगांठ मनाई गई? तो यहाँ पे किन केंद्र शासित प्रदेशों की बात की जा रही है? 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। चारों में जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो ये 3 ऐसे राज्य थे जिन्हें 5 अगस्त को जो है अभी हाल ही में पहली वर्षगांठ मनाई गई है। 5 अगस्त के दिन ही अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि का शिलान्यास भी किया गया। और 5 अगस्त के दिन ही आपको बता दें कि 2019 में 5 अगस्त के दिन ही जम्मू और कश्मीर के पूर्ववर्ती राज्य के अनुच्छेद धारा 370 और 35A की विशेष स्थिति को समाप्त किया गया था, और इसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया था। अब यहाँ पे बात आती है जम्मू कश्मीर की। तो यहाँ पे आपको बता दें कि अभी हाल ही में जम्मू के नए उपराज्यपाल के रूप में मनोज सिन्हा जी को नियुक्त किया गया है। हमने अपने पिछले वीडियो में आपसे चर्चा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? 4 ऑप्शन यहाँ पे आपके दिए गए हैं। चारों में जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, गिरीश चंद्र मुर्मू। तो गिरीश चंद्र मुर्मू के बारे में हम लोग अभी विगत 2-3 वीडियो में चर्चा कर रहे हैं। ये जो है जम्मू कश्मीर के पूर्व उपराज्यपाल थे, जिनके स्थान पे अभी हाल ही में मनोज सिन्हा जी को नियुक्त किया गया है, और इन्हें जो है उस स्थान से हटाकर भारत का नया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है। भारत के महालेखा परीक्षक और नियंत्रक, जिसे आप सीएजी के रूप में लिखते हैं, उन्हें जो है नियुक्त किया गया है। और ये आईएएस अधिकारी गिरीश चंद्र मुर्मू को राजीव महर्षि की जगह लेंगे। मतलब कि इनके स्थान पे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को बनाया गया है जम्मू में, और ये जो है राजीव महर्षि के स्थान पर यह पदभार ग्रहण कर रहे हैं। गिरीश चंद्र मुर्मू ने 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल के रूप में कार्यभार संभाला था। यहाँ पे बात की जा रही है पहले उपराज्यपाल के रूप में। तो ये भी आप पॉइंट नोट कर लीजिएगा कि जम्मू कश्मीर का पहला उपराज्यपाल कौन था? गिरीश चंद्र मुर्मू थे। ठीक है। और गिरीश चंद्र मुर्मू ने 1985 बैच के गुजरात कैडर के आईएएस अधिकारी भी रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य ने परिवार पहचान पत्र मतलब PPP योजना शुरू किया है? तो यहाँ पे 4 राज्यों के नाम दिए गए हैं। 4 राज्यों में जो आपका सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, हरियाणा। तो हरियाणा ने परिवार पहचान पत्र PPP नामक एक विशिष्ट पहचान पत्र लॉन्च किया है, और इस योजना का उद्देश्य राज्य भर में रहने वाले लगभग 54 लाख परिवारों में से प्रत्येक की निगरानी करना है। इसके तहत प्रत्येक परिवार को एक एकल इकाई माना जाएगा और 8 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या आवंटित की जाएगी। इसमें जो पहचान पत्र जारी किया गया है उसमें कितने अंक होंगे? 8 अंक होंगे। ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा। राज्य सरकार के अनुसार प्रत्येक परिवार के लिए पहचान पत्र पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराना अनिवार्य है। ये हरियाणा सरकार ने इसका ये अनिवार्यता जारी की है कि सबको जो है इस पोर्टल पे अपना पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा, और इसमें 8 अंक जो है शामिल होंगे। जो पहचान पत्र होगा उस पर 8 अंक शामिल होंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने निम्न में से किस योजना के तहत बिना इंटरनेट के 200 रुपये तक ट्रांजैक्शन की सुविधा शुरू की है। यहाँ पे बिना किसी इंटरनेट के 200 रुपये तक के ट्रांजैक्शन अब हर ग्राहक कर सकेंगे। किस सुविधा के अंतर्गत कर सकेंगे, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। चारों में जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, पायलट योजना। तो आपको बता दें कि आरबीआई ने पायलट योजना के तहत बिना इंटरनेट के 200 रुपये तक ट्रांजैक्शन की सुविधा शुरू की है और इसके तहत एक बार में 200 रुपये तक की भुगतान की अनुमति होगी। इस पहल का मकसद उन जगहों तक भी डिजिटल लेन देन के लिए ग्राहकों को प्रोत्साहित करना है जहां इंटरनेट की संपर्क की कनेक्टिविटी कम है। और केंद्रीय बैंक की अधिसूचना के अनुसार पायलट योजना के तहत भुगतान कार्ड, वॉलेट या मोबाइल उपकरणों या अन्य किसी माध्यम से ये किया जा सकता है। तो इसमें फिर से बता दूं कि बिना किसी इंटरनेट के 200 रुपये तक के ट्रांजैक्शन की सुविधा आरबीआई द्वारा शुरू की गई है। ठीक, किस योजना के तहत, पायलट योजना के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की पहली किसान रेल निम्न में से किन 2 शहरों के बीच चलेगी। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, चारों में 2 शहरों के बीच में पूछा गया है। तो यहाँ पे आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, देवलाली से दानापुर। तो देवलाली से दानापुर, देवलाली आपका महाराष्ट्र के नासिक में पड़ता है और दानापुर बिहार में पड़ता है। तो ये देवलाली के दानापुर तक चलेगी और यह ट्रेन 31 घंटे में 1519 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। कितना, 1519 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। कितनी देरी में, 31 घंटे में। ठीक, और आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री जो नरेंद्र सिंह तोमर हैं, कृषि मंत्री हैं, और रेल मंत्री पीयूष गोयल ने इसे जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ट्रेन को रवाना किया है। वहीं इस ट्रेन के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। तो यह ट्रेन 2022 तक किसानों की आय को दुगना करने के लक्ष्य को साकार करने की दिशा में एक कदम है और भारतीय रेलवे का लक्ष्य किसान रेल की शुरुआत के साथ साथ किसानों की आय को दुगना करने में मदद करना है। अब यहाँ पे किसानों की आय को दुगना करने की बात की जा रही है, तो वो कैसे की जाएगी, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम बता देते हैं आपको कि यह ट्रेन कम समय में सब्जियों, फलों और कृषि उत्पादों को बाजार में लाने में मदद करेगी। मतलब कि कम समय में ज़्यादा दूरी ये तय करेगी और जिससे किसानों को इसमें जो है उनके सामानों को जल्द से जल्द पहुंचने में मदद मिल सकेगी। और वहीं जमे हुए कंटेनरों के साथ ट्रेन मछली, मांस और दूध के समावेश के लिए एक निर्बाध राष्ट्रीय शीत आपूर्ति श्रृंखला बनाने में मदद करेगी। इसके साथ ये उम्मीद जताई जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, WTF स्पोर्ट ने सुरेश रैना और किस खिलाड़ी को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। WTF स्पोर्ट ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किस खिलाड़ी को नियुक्त किया है सुरेश रैना के साथ। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, चारों में जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, हरमनप्रीत कौर। तो यहाँ पे WTF स्पोर्ट ने सुरेश रैना के साथ हरमनप्रीत कौर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। और आपको बता दें कि हरमनप्रीत कौर जो कि महिला क्रिकेट खिलाड़ी हैं और सुरेश रैना जो कि मेल क्रिकेट टीम में ये ऑलराउंडर की भूमिका निभाते थे। ठीक है, तो जिसे अभी हाल ही में WTF स्पोर्ट ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में प्रदीप कुमार जोशी को किसके नए उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, यूपीएससी। यूपीएससी मतलब संघ लोक सेवा आयोग, इसके अध्यक्ष के रूप में अभी हाल ही में प्रदीप कुमार जोशी को नियुक्त किया गया है और इन्होंने अरविंद सक्सेना के स्थान पर यह पदभार ग्रहण किया है। अरविंद सक्सेना जो कि यूपीएससी के अध्यक्ष के रूप में अपना कार्यकाल पूरा किए हैं, उनके स्थान पर इन्होंने प्रदीप कुमार जोशी ने नए अध्यक्ष के रूप में अपना यह कार्यभार संभाला है। वहीं आपको बता दें कि प्रदीप कुमार जोशी जो कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग दोनों के अध्यक्ष थे, मई 2015 में यूपीएससी के सदस्य के रूप में ये शामिल हुए और यूपीएससी के अध्यक्ष के रूप में उनका कार्यकाल 12 मई 2021 तक रहेगा। मतलब कि ये 2021 तक रहेंगे, कितनी देर तक, 12 मई तक। ठीक,
अब यूपीएससी के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। यूपीएससी मतलब संघ लोक सेवा आयोग। ठीक, यूपीएससी देश के नौकरशाहों और राजनयिकों के चयन के लिए यह सिविल सेवा परीक्षा आयोजित करती है और आयोग वार्षिक रूप से 3 चरणों में सिविल सेवा परीक्षा आयोजित करता है। अन्य लोगों के बीच भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस, भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस और भारतीय विदेश सेवा आईएफएस के अधिकारियों का चयन करने के लिए सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होती है। वहीं आपको बता दें कि यूपीएससी का मुख्यालय कहाँ है, तो यूपीएससी का मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1 अक्टूबर 1926 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बात करेंगे आज के क्वेश्चंस का। तो चलते हैं, देखते हैं आज का क्वेश्चन। तो आज का क्वेश्चन है, यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है, हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न्स 2020 सूची में भारत किस स्थान पर फिसल गया, मतलब कि भारत की जो रैंकिंग है वो अब किस स्थान पे पहुंच गई है। तो पहला क्वेश्चन है, इसे आप अपने डायरी में नोट कर लीजिए, आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन है, सेबी के चेयरमैन कौन है। अभी हमने अपने कुछ वीडियो में चर्चा किया है, तो उसमें हमने सेबी के बारे में बताया था। आप वीडियो देखिए, आंसर देखिए। आंसर क्या है, सेबी के चेयरमैन के रूप में अभी हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है या इसके चेयरमैन कौन है, अपना आंसर जाके हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो दोस्तों, कैसी लगी वीडियो आपको? अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, साझा करें। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।